सुप्रभात बहनों। कक्षा द्वादश जूझ जो आत्मकथ्य का एक अंश है उसको आगे देखेंगे। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ है कभी? नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे ही पाठशाला जाने लग। जी। मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ? इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? जी। आपसे कहते हैं तो भेज देता हूँ। आप कहते हैं तो भेज देता हूँ, कल से देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मार कर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रख सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है का? हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हैं। मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का? मैं सवेरे शाम खेत पर आता रहूँगा ना। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है, बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाना खाने लगा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। दोपहर भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद से में बीत गए। फिर मैं 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नपास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं के ही हाजिर रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे, मेरी अपेक्षा कम उम्र के, और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्ष में कोई संबंध नहीं था, फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी के इंतज़ार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। क्या नाम है रे मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बाल गड़ी की लाल माटी से रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। देखें तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। गया अब मेरा गमछा, पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में मैं यह सोचकर रुआंसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुस्स की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। 99 मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्हें पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो
कहा, क्या यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवे के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभाव होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मेरी मदद करेंगे। मन उदास हो गया। चौथी के से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई जैसी लगने लगी है। अपना वहाँ कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत में जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घुसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का घुसा बैठते ही लड़का हूक भरने लगता। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाए तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा ही सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुँच गया था। गलती से पिछड़ गया हूँ, इसलिए मास्टर को कक्षा का मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और बसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताब पर अखबारी कागज़ में कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी उस दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता के कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। नवा सौंदेगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह से आते थे। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत भाभोकर, भारा ताबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ साथ उनकी
अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एकाध सुना देते।